नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीआरएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात उठाएंगे। वैसे काफी वक्त से इस पर हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि जब से ये भारत पाकिस्तान वाला एपिसोड हुआ उस वक्त भी कुछ चैनल्स को बैन किया गया। और अब गुजरात में एक बड़े अखबार पर जिस तरह से सरकारी कार्रवाई की गई है, कुछ एजेंसियां जो भारत सरकार अंडर तो आती है, और ईडी और आईटी के नाम जो पिछले दिनों से काफी चर्चा में है, ये संस्थाएं और गुजरात समाचार जैसे एक बड़े अखबार, साथ ही जीएसटीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी वो लोग काफी कार्यरत है। और एक बड़े नाम को जब सरकार की कार्यवाही का सामना करना पड़ता है तो यहाँ बहुत सारे सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि क्या अब पत्रकारिता करने पर, क्या अब सवाल पूछने पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी? अगर वहां कुछ गलत मिलता है तो जो कार्रवाई होगी कानूनी, उस पर तो कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया जगत पर सवाल उठ रहे हैं, पत्रकारिता, बेबाक पत्रकारिता करने वाले लोगों को जिस तरह से देश भर में कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, उस पर आज बात करेंगे। और गुजरात के जाने माने वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट मयूर जानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनसे बेहतर इस बात को कोई और सही तरीके से न्याय दे पाएगा। क्योंकि 4 पीएम, हाल ही में 4 पीएम बंद हुआ था और 4 पीएम के काफी जाना माना चेहरा रहे हैं, और अब द गुजरात रिपोर्ट अपना इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल भी रन कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you. Thank you very much for inviting me. सर, क्या कहेंगे ये जो हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? एक तो सबसे पहला थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगी कि पत्रकार का धर्म क्या है? पत्रकार क्या होता है? पत्रकार को क्या करना होता है? जो पत्रकार होता है, जो हो रहा होता है वही उसे दिखाना होता है, या जो नहीं हो रहा होता है वो लोगों तक पहुंचाना पत्रकार का धर्म होता है? गोयरका जी, बड़ा आसान सा जवाब है इसका। हम्म। पत्रकार का काम है कि उसको प्रो पीपल काम करना है, प्रो सोसाइटी, प्रो कंट्री। जी। ये करने में बहुत सारी उसको कड़वी बातें भी करनी पड़ती है, बोलनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, पर उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो प्रो पीपल काम करे। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंस्ट्रूमेंट न बने। हालांकि जो मैं कह रहा हूँ वो कहना आसान है, लोगों के लिए करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी न किसी आम तौर पर ये देखा जाता है कि आप ये क्षेत्र ऐसा है, ये फील्ड ऐसा है जहां पे आपको तरह तरह की लालच, फिसलन वाली जमीन आपको बहुत मिलती है फिसलने के लिए। आए दिन जो है आपको ललचाया जाता है। और मेरा ये मानना है, और मैं जिस तरह से अब तक करता आ रहा हूँ, वो उसी के आधार पर मैं कहता हूँ कि पत्रकार या जर्नलिस्ट वो हमेशा प्रो पीपल होना चाहिए। और पहली बात। दूसरी बात, पत्रकार को कभी इस बात की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या तो प्रशंसा करेंगे, ये अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई गाली भी दे दे तो वो भी उसको छूनी नहीं चाहिए। तो निरपेक्ष भाव से ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये थैंकलेस जॉब है। इसमें आपके दोस्त कम होते हैं, दुश्मन ज्यादा होते हैं, या तो आपके विरोधी ज्यादा होते हैं, अगर आप इसी तरह से काम करते हैं। दूसरी बात जो आपने पूछी कि क्या उसको जो हो रहा है वही रिपोर्ट करना चाहिए, या जो दिख रहा है उसके पीछे, मतलब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये भी बताना चाहिए। दोनों चीजें, दोनों करनी चाहिए। जो हो रहा है उसको तो रिपोर्ट करना ही है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है, वो अगर वो जांच करता है, इसमें अगर डेप्थ में जाता है और उसे खोज करके लेके आता है, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा काम है, जो 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 जिसे हम लोग आमतौर पे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कहते हैं। एक होता है व्यूज देना, हम लोग ओपिनियन देते हैं, और एक होता है कि आप जो हो रहा है, जो पर्दे के आगे दिख रहा है, उसके पीछे का पूरा एक घटनाक्रम अगर उसको आप ढूंढ निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बड़ी अच्छी पत्रकारिता रह जाएगी। और वो करना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, पर बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन वो भी करना चाहिए। अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल सर, ये जो जी
ये जो सवाल मैंने पूछा है, एक पूर्व भूमिका के रूप में पूछा है क्योंकि हाल ही में 2-3 दिन पहले हमने जो विटनेस किया है, वो एक बहुत बड़ी घटना है कि गुजरात समाचार जैसा एक बड़ा अखबार समूह जिस पर इस तरीके की छापेमारी की गई और सैकड़ों की संख्या में अधिकारी जब अलग-अलग टीम बनाकर वहाँ पहुँचते हैं, तो कहीं न कहीं इसे दबाव बनाने की कोशिश कहा जा सकता है। जाँच में जो सामने आएगा उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी एक्शन होगा, वो तो हम देखेंगे। लेकिन इस पूरी कार्रवाई को जिस तरह अंजाम दिया गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखिए जी। ये जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है या तो कुछ लोग कर रहे हैं। अब क्योंकि मैंने कहा ये अब जो बताऊंगा शायद बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे, हो सकता है, लेकिन मैं ऐसी कोई खबर ढूंढ रहा हूं कि गुजरात समाचार ने ऐसी कोई खबर छापी हो जिसको लेकर सरकार बहुत परेशान हो चुकी है। कोई ऐसी खबर पिछले अगर आपके ध्यान पर आती है तो मुझे बताइए कि पिछले एक आध महीने में सही ऐसी खबर छापी हो जिससे सरकार हिल गई हो। ऐसा मुझे तो नहीं पता। मेरे यहाँ रोज गुजरात समाचार फिजिकल कॉपी में आता है, मैं रोज पढ़ता हूँ, उसको भी पढ़ता हूँ, एक बार पढ़ता हूँ, ये एक बार भी आता है मेरे। तो मैंने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी जिससे केंद्र सरकार हिल जाए या तो गुजरात की भाजपा सरकार के मतलब पर पसीना छूट जाए, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा नहीं। तो मैं हाँ बाकी ठीक है, वो काफी नोकीली हेडलाइंस होती है कि और खबर को प्रस्तुत करने का तरीका ये होता है कि भाई आपको लगे कि हाँ ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, और वो होता भी है। वैसे उसको लेकर मैं नहीं करता, लेकिन वो तो हर अखबार में होता है। थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा प्रतिदिन जो एडिशन निकलती है अखबार की, हर एक अखबार की, उसमें कहीं ना कहीं एंटी गवर्नमेंट तो कुछ कुछ लिखा होता ही है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट मतलब सरकार की पोल खोलता होगा, तो वो तो हर अखबार में होता है। तो वो खास क्या जर्नलिज्म हुआ पिछले कुछ समय में कि जो इस छापेमारी का कारण बना, मैं वो समझ नहीं पा। पहली बात तो मैं सिर्फ ये कारण हो ये नहीं मानता कि भाई गुजरात समाचार के पत्रकारित्व से बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए सरकार ने छापा मार दिया या रेड डाली गई। मेरे ख्याल से ये मैं आई एम नॉट एग्री विद दिस नैरेटिव। बाकी और भी बहुत सारे हैं। देखिए अब जो ईडी और एंटर हुई है उसमें तो वो तो बाहुबली शाह साहब के जो पुराने मामले हैं सेबी का, सेबी ने उनके खिलाफ ये फरियाद जो है रजिस्टर की हुई थी, 2 कंपनियों के साथ पैसों की हेरफेर का मामला है, और उसमें पहले भी उनको 7 सम्मन्स भेजे गए थे, वो नहीं आज मौजूद हुई ये बताया जा रहा है। तो हालांकि अब तक ईडी की ओर से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज तो आई नहीं हमारे पास, ना आपके पास है, किसके पास होगी, उन्होंने भेजी। अब क्यों रेड डाली गई, क्या मिला क्या नहीं मिला, अचानक कल के बाद ये मामला ठंडा क्यों हो गया, हमको नहीं पता। इस पे हम स्पेकुलेशन कर सकते हैं। जी जी। तो ये सिर्फ पत्रकारिता करते हुए अगर कोई कहे कि ये छापामारी हुई तो मैं उससे सहमत नहीं। और अगर आप श्रेयांश शाह साहब का भी अगर वर्जन पढ़े हिंदुस्तान टाइम्स में, मौलिक पाठक ने अपना वर्जन दिया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक सिविल केस है और हम लड़ेंगे। सिविल है पूरा मामला, मतलब ये हाँ पीए मैंने लगाया गया ये बताया जा रहा है, तो ठीक है, पर मामला मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, मामला पैसों की गलत तरह से हेरफेर और ये सब का बताया जा रहा है। तो जर्नलिज्म कहीं नहीं आ रहा है बीच में यहाँ। तो कैसे ये हम नैरेटिव सेट करें कि ये पत्रकारिता का या पत्रकारिता का गला घोटने की कोशिश है। अखबार तो निकल रहा है रोज। जी जी। अखबार को एक दिन रुका नहीं, और क्यों रुके, अखबार रुकना भी नहीं चाहिए जी। तो अखबार रोज निकल रहा है, खबरें रोज छप रही है वहां पे, तो कौन सा गला घोट दिया गया, ये अगर कोई मुझे समझाए जी, तो मैं तैयार हूँ समझने के लिए, आतुर हूँ कि गला कैसे घोटा गया।
जी, बिल्कुल। तो यहाँ कुछ चीज़ें दूसरी निकल बात कर। मैं दूसरी बात उससे कनेक्टेड सर्वे पे बात बता दूंगा। जी, प्लीज़। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बतौर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हुँ, कोई पक्षधर हूँ कि हाँ ईडी ने ठीक किया ना, ये मैं नहीं कहता। हुँ, हुँ, हम तो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि ईडी जो है इस सरकार ने एक तरह से अपना ब्रह्मास्त्र बना दिया है, किसी भी हुँ, छोड़ती है उसको ध्वस्त कर देती है। ठीक है। और ईडी का कन्विक्शन रेशियो जो है वो 2 to 5% है, उससे ऊपर तो है भी नहीं। हुँ, ठीक है। तो हाँ, हर बार ईडी भेजी जाती है, वो वो व्यक्ति या वो संस्था कोर्ट में जाने के बाद कन्विक्ट हो जाती है। हुँ, वो रेशियो तो है ही नहीं, मैंने कहा 2 से 5% के बीच में। जी। तो ईडी के आने से या ईडी के छापे से, आईटी और उसके बाद ईडी के छापे से ये भी सिद्ध नहीं होता है कि गुजरात समाचार के बाबुली शाह साहब ने कुछ फाइनेंशियली गलत कर दिया है। ये हुँ, आरोप हुँ, लगता है। वो सिद्ध हुँ, होगा तो कोर्ट में होगा। हुँ, ठीक है। तो ईडी का आना मैं जस्टिफाई नहीं करता, पर मैं कुल हुँ, मिला के क्योंकि हम इस नैरेटिव की बात कर रहे हैं ना कि गला कौन किया गया। हुँ, हुँ, बात का मेन फोकस आपका ये है, तो मैं इसलिए मैंने कहा कि भाई मेरी हुँ, समझ से थोड़ा बाहर है। बाकी आई एम नोबडी टू जस्टिफाई कि हाँ ईडी आ गया तो अब कुछ होगा ही होगा। ईडी एक हुँ, ऐसे शेर की तरह है जो जाता है और बहुत गरजता है, लेकिन फिर वो बहुत कम लोगों का शिकार कर पाता है। हाँ, बहुत सारे लोगों की 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक उनका जीना हराम हो जाता है, ये होता है। जी, जी, लेकिन कन्विक्ट तो बहुत कम लोग साबित होते हैं हुँ, उस मामले में। तो गुजरात समाचार में बाबुली शाह साहब के साथ क्या होगा, तो जैसे आगे अपील में जाएंगे, हुँ, जमानत हुँ, कोर्ट में चलेगा पूरा मामला, फिर हुँ, एट द एंड ऑफ दैट केस वो फिर पता चलेगा कि उन पर जो ये फाइनेंशियल एलिगेशंस हैं और ये जो उसको लेकर ये मामला है, तो वो कितना सच है या कितना झूठ है, दैट विल बी जस्टिफाइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ ओनली। हुँ, अभी हुँ, इसका जिक्र इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये दर्शक ये ना समझे कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ। जी, आपका सवाल है, मैं उस सवाल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या जी, ये गला घोटा गया पत्रकारिता का, हुँ। तो मेरे हिसाब से ऐसा मानना बहुत थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बस ये मेरी जी, बात है। बिल्कुल। जी, जी। असल में थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी मैं आपके कोई टॉक शोज़ देखती हूँ, तो आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रहे हैं। मतलब इस तरीके का टर्म आपके लिए हमेशा यूज़ होता रहा है। बहुत सारी जगह आपने ज़रूर सुना ही होगा खुद के लिए ये जो टर्म यूज़ होता है। लेकिन गुजरात का माहौल मैं यहाँ देश-दुनिया के सामने रखना चाहती हूँ कि गुजरात यानी कि एक मॉडल स्टेट कहा जाता है कि यहीं से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल के गए हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकल के गए हैं और यहाँ पत्रकारों को कहीं न कहीं एक तरह की आज़ादी कुछ सालों में हमने महसूस की है कि हमें बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको ऐसे रिपोर्टिंग करनी है, ऐसे सीधी सरकार की कोई इन्फ्लुएंस हो, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन क्या आने वाले वक़्त क्योंकि अब सियासत भी बदल रही है, गुजरात में भी माहौल बदल रहा है, केंद्र में भी माहौल बदल रहा है, तो क्या गुजरात में भी पत्रकारिता पर इसका असर देखने मिलेगा, ये हम जानना और समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आप और मैं इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं सरकार से सवाल पूछने वालों की फ़हरिस्त में भी शामिल है। हाँ, ये कई बार ये कहा जाता है कि मैं तालाब में रह के मगरमच्छ से मैंने कहा मैं इसको इस बात का हमेशा इनकार करता हूँ। हुँ, मेरा बैर नहीं है किसी से। मैं हुँ, मुझे निजी क्या है, मेरा निजी हुँ, मामला कुछ नहीं। हुँ, मुझे क्यों बैर होगा किसी से? नहीं, हुँ, मैंने कहा कि जिस प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं, हुँ, उसका परम धर्म मेरे हिसाब से, मेरी समझ में जो है वो ये है कि आप हुँ, प्रो पीपल काम करें। हुँ, आप जो काम करें उसका फायदा आपके नागरिकों को होना चाहिए। हुँ, उस काम को करते-करते अगर कोई पॉलिटिशियन नाराज़ हो जाता है या सरकार हुँ, अगर नाराज़ हो जाती है, तो उससे आप मुझे कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि मैंने कभी हुँ, कोई पॉलिटिशियन से या किसी अफ़सर से या अधिकारी से मैंने कभी कोई फ़ेवर नहीं माँगी है। मैं कभी हुँ, कोई फ़ाइल पास करवाने के लिए मैं किसी टेबल पे गया नहीं। तो मुझे उनसे कभी कुछ ना चाहिए था, ना मुझे कुछ अभी भी चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं हुँ, चाहिए। जी, तो जिनको इस तरह की कोई अपेक्षा नहीं होती, वो अपना काम ठीक से कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा से हुँ, ज़्यादा क्या हो सकता है, जिसका अनुभव मुझे है,
ऐसे मैं भास्कर का मैं स्टेट ब्यूरो चीफ था, दिव्य जी। भास्कर का, और पॉलिटिकल एडिटर भी था। तो जब तक था तब तक तो चलिए कुछ मतलब तब विजय रूपाणी की सरकार थी। बहुत सारी खबरें जो हैं वो मतलब हमने उस समय मैंने खुद अपनी फाइनेंस से और मेरी टीम ने हम सब ने मिलके ऐसी खबरें ब्रेक की जिसको लेकर सरकार को तकलीफ और परेशानियां हुई। जी। मूंगफली का गोदाम जला, उसमें पूरा पंचनामा लेके आया था जिसमें ये प्रूफ हो रहा था कि 40% के आसपास तो मिट्टी है उसमें, ऐसी बहुत सारी खबरें। तो तकलीफ होती थी सरकार को, लेकिन सरकार ने कभी ये नहीं कहा मुझे या मुझ पर कोई निजी दबाव कभी ये नहीं हुआ यार आप ये मत लिखो, या तो कोई लालच देने की कोशिश अलग अलग तरह से हुई, लेकिन खैर उसमें मैं कभी आया नहीं। हाँ, लेकिन इसका अनुभव मुझे तब ज्यादा हुआ जब मैं मुंबई में मिड डे अखबार गुजराती का संपादक था। तो वहां मुझे थोड़ा उस तरह का प्रेशर मैनेजमेंट की ओर से आया, और वहां के जो जो गुजराती एमएलए और एमपी थे जैसे मनोज कोटक और बाकी सब लोग, तो उनकी ओर से फिर इनडायरेक्ट सीधा मुझे करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि वो अखबार काफी बदहाली में था, तो उसको काफी हद तक ठीक करना था। तो जो जाके मैंने किया, जब अखबार अखबार की तरह निकलने लगा तो फिर बहुत सारे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हर्ट होने लगे, और फिर वो कोशिशें हुई कि भाई ये आदमी बड़ा परेशान करता है, इसको इसको कुछ करो इसका। पर खैर वो बाद में मैनेजमेंट जो था वो, हालांकि वो लोग प्रो बीजेपी थे, उनके जो चेयरमैन साहब थे गुप्ता जी, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा के सांसद रह चुके थे और रिटायर्ड कुछ समय पहले हुए थे। तो अखबार का स्टैंड, क्योंकि वो जागरण ग्रुप का अखबार था, तो आप जानते हैं जागरण की छवि क्या है। पर फिर भी जब तक मैं रहा, कोरोना के आने से बहुत सारी चीजें बदली, और उसमें ये था कि मुंबई तो पूरा पौने 2-1.5 साल बंद था, तो अखबार निकले ही नहीं, अखबार फिजिकल कॉपी नहीं निकल पाती। तो उसके चलते 6 महीने के आसपास के बाद फिर मैंने कहा कि जो सैलरी कट अब किया जा रहा है वो टॉलरेबल नहीं है, क्योंकि मेरी कमाई तो वही है जो आप सैलरी के रूप में देते हैं, मैं नीचे टेबल के नीचे से पैसे लेता नहीं। हालांकि मुंबई में इसका चलन बहुत है, तो फिर वहां भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये हुआ, और उसके बाद फिर मैंने तो महसूस किया, जब आप कह रहे हैं कि बैर वाली बात, हालांकि मेरा बैर किसी से नहीं, फिर ये हुआ कि जब मैं फिर गुजरात वापस आया तो मुझे नौकरी या जॉब कहीं नहीं मिली, करीब पौने दो साल तक। तो ये हुआ। मतलब सत्ता से सवाल पूछने का खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है, और पड़ा शायद आपको। हाँ, तो जी। और फिर खैर हमारे हेमेंद्र पटेल हैं अहमदाबाद, वो केबल चैनल चलता था के न्यूज करके, तो वहां पे मुझे जो है उन्होंने बुलाया कि तो मुझे फिर कहा कि आप यहाँ पर कीजिए। फिर उनके लिए मैं नोएडा गया, वहां पे उनको एक डिजिटल सेटअप करना था, वो किया। वहीं से फिर वो गेम की ऑफर आई, वहीं से गेम जो है फिर गुजरात वापस आया। तो खैर उसके बाद फिर जो है रोटी ठीक से निकल रही है। जी। फिर मैंने छोड़ा, आप सब जानते हैं कि मैंने छोड़ा 2 साल के बाद, और भी है क्योंकि वही फिर वो जो मॉरल इश्यूज, प्रिंसिपल इश्यूज खड़े, तो समाधान वहां नहीं कर सकता, और उसके लिए मैं रहा हूँ। मुझे उस चीज को ग्लोरीफाई करने की कोई इच्छा नहीं होती, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बड़ा तीर मारा है, पर मैं गरीब में तो उसके लिए अपने सिद्धांतों के साथ जीवन जीने के लिए जो कुछ आपको संघर्ष करने पड़ते हैं वो सब किए हैं। तो क्या कह सकता हूँ, आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल, हर कोई अपनी अपनी करता है, तो उसमें कोई मेरे किसी और के लिए नहीं की, मैंने अपने लिए की है। जी, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सोसाइटी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी को उपकार कर दिया, पर ये एक तरीका है मेरे जीवन जीने का, तो मैंने ऐसे अपना जीवन जिया, और अभी भी वो संघर्ष चल रहा है,
पर ठीक है उसी में हो जाए, तो बैर नहीं है जी। किसी से। और निजी रूप से इसको ले ले तो भई हम उसमें क्या कर सकते हैं? जी, बिल्कुल। काम तो यही है, तो काम यही है। जी। हुँ। तो बड़े-बड़े मीडिया हाउस के बड़े-बड़े पत्रकारों को हमने इसी तरीके के संघर्ष, अपने सिद्धांतों के साथ संघर्ष और उसके बाद की जो सफ़र है उसे देखा है। ख़ैर बात पर फिर वापस लौट जाते हैं। हमने बहुत सारे विपक्षी दलों के नेताओं पर या ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, बड़ी कंपनीज़ पर ईडी की रेड देखी थी, लेकिन मीडिया हाउस पर इस तरीके की रेड पहली बार हुई है। तो क्या इससे नहीं, नहीं, ये पत्रकारों पहली और बार नहीं थी, ये पहली बार नहीं जी, है। इससे पहले जी, जी। संभाव मीडिया पर हो हुँ, चुकी है। वो हुँ। आईटी की जी, रेड थी आईटी की और रेड थी। उसके बाद लेकिन ये आप दिव्य लेकिन ये भास्कर को इतिहास लेकिन सर ये इतिहास की सबसे बड़ी रेड कही जा सकती है क्योंकि अगर जो ये रिपोर्ट हाँ, हुआ ये है, सबसे बड़ी तो रेड है 700 क्योंकि साढ़े 700 अधिकारी एक 700 साथ आते साढ़े हैं। 700 बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये जी, उस लिहाज से ये बहुत बड़ी जी, शायद इतनी जी, बड़ी रेड कभी जी। आम तो किसी और जगह पे नहीं पड़ी है। ये हुँ, कहीं हुँ। दिखने ये जी, बात तो है। क्या जी, तो क्या ऐसे पत्रकारों और सत्ता के बीच जो संघर्ष इसमें पनप रहा लेकिन है देखिए सिद्धांतों मुझे में लगा कि इसमें जी, हमने हुँ, मैं और हिमांशु जब उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे, जी। हमारी समझ में एक चीज़ और भी आ रही है कि इसमें कहीं न कहीं वो 2 बड़े कॉर्पोरेट जो गुट हैं, उसके बीच के टकराव का भी मामला है। लेकिन 2 बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप से ज़्यादा हम लोग ये समझते हैं कि हुँ, एक कॉर्पोरेट ग्रुप के हुँ, करीबी व्यक्ति और एक कॉर्पोरेट ग्रुप, उन हुँ, दोनों के बीच के टकराव का मामला है। उसमें क्रॉस फायर में कि कहीं ये रेड जो है उस क्रॉस फायर में बीच में आने का भी नतीजा है। हुँ। ये कह सकते हैं। जी, तो ये सारी बातें अब ज़रूर ध्यान में रखनी होगी, कहीं न कहीं मीडिया हाउसेज़ पर भी इसका दबाव महसूस होगा सर क्योंकि अब सरकार से सवाल पूछने के लिए एक पैरेलल मीडिया खड़ा हो गया है और इसी बीच पत्रकारिता को भी बचाना है और पत्रकारिता के साथ अगर आपका चैनल है, अगर आपका मीडिया हाउस है, अगर आप कोई अखबार चलाते हैं, तो ये सारी चीज़ें रन करने के लिए भी हमें कोई न कोई सपोर्ट चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट के एड से रूप में आए या किसी और तरीके से आए। तो क्या एक दबाव पत्रकार जगत महसूस करेगा? नहीं देखिए, जो जो जिस तरह का काम हो रहा है अभी इस क्षेत्र में हुँ। हमारे, वो तो हो ही रहा है ना। जैसे कि दिव्य भास्कर कुछ न कुछ एक टीम है हुँ, जीएनएन कहते हैं मेरे ख्याल से गुजरात न्यूज़ हुँ, नेटवर्क के ऐसे नाम दिया है। तो वो उनके कुछ 4-5 लोग हैं उसमें फील्ड में जाते हैं तो वो कुछ न कुछ स्टोरीज़ निकाल के लेके आते हैं। अच्छी हुँ, स्टोरीज़ लाते हैं। गुजरात समाचार में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आमतौर पे बहुत नहीं होती है, बहुत कम होती है। हुँ, विवेक मेहता जब थे, हुँ, तब वो आईटी और कोऑपरेटिव सेक्टर और टैक्सेशंस में और इन सब में से बहुत अच्छी-अच्छी खबरें वो लेके आते थे। अब तो शायद वो हुँ, मेरे ख्याल से रिटायर हो चुके हैं। हुँ, तो वो उस क्षेत्र में या उन क्षेत्रों में काफ़ी स्टोरीज अच्छी होती थी। हुँ, बाकी कोई खोजी पत्रकारिता नहीं हुई, जहाँ तक मेरी हुँ, समझ में। समाचार में ना केंद्रीय संदेश में हुई। हुँ, भास्कर करता रहता है। तो वो तो अभी भी जारी है। वो सब हुँ, लोग तो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो दबाव तो क्या दबाव इससे मतलब क्या दबाव और तो क्या हो हुँ, सकता है? आप लिखना ही बंद कर देंगे अगर कोई ये उम्मीद रखता है कि अखबार सरकारों की पोल खोलना ही बिल्कुल छोड़ देगा, तो मुझे लगता है वो तो नहीं होगा। हुँ, हाँ, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, सैटेलाइट हुँ, चैनल्स हमारे यहाँ जितनी भी है, उन लोगों से मुझे कोई उम्मीद ज़्यादा नहीं है कि वो कुछ हुँ, करें। हुँ, अखबार में भी कुछ जो है ठीक-ठाक काम कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हुँ, हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा कोई दबाव होगा। हाँ, हुँ, बाकी चैनलें सैटेलाइट चैनलें अगली जो है वो गोदी में खेल रही है, ये मेरी हुँ, समझ है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, बुरा मत लगाए कोई, लेकिन जो दिखता है, वो मैं कह रहा हूँ और मैं बोलूँ वो सच है, मानने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरी बात जी, गलत भी हो सकती है। जी। जी। जी, तो मैं यही जानने और समझने की कोशिश कर रही थी कि हमारे जैसे पत्रकार बहुत सारे हैं, हाँ, सैकड़ों की संख्या में हैं गुजरात में भी और क्योंकि अब गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव हैं, तो क्या हमारा कोई ट्रैक बदलने की ज़रूरत हमें पड़ सकती है? और आपने कहा कि नहीं, आप अगर सही तरीके से चलते रहेंगे तो शायद आप पर कोई दिक्कत ना भी आए। लेकिन
पत्रकारित्व तो जो देखिए है मैं वो बताऊंगा, मैंने एक खबर की थी, आपको जी। बताऊं। हुँ, मैंने भास्कर में एक खबर की थी, फ्रंट पेज 2013 में, हुँ, फ्रंट पेज आधा पन्ना हुँ, आया के साथ। मैंने खबर की थी कि डीजी बंजारा ने हुँ, सीआरपीसी 164 के तहत अपना स्टेटमेंट दे दिया हुँ, मजिस्ट्रेट। जी। और मैंने उसमें ये कुछ कुछ अंश भी लिखे थे कि वो जो हुँ, स्टेटमेंट है, जो एफिडेविट है, हुँ, वो उसमें कुछ उसके कुछ अंश ये है, ऐसे करके मैंने वो लिखा। हुँ, अब ये एक ऐसी खबर थी 2013 में जिसको लेके बहुत हलचल हुई, बहुत हड़कंप हो गया। हुँ, तो आमतौर पे ये लोग सोचते हैं, डरते हैं ना कि भाई अब तो या तो रिजल्टर आएगा, या तो हुँ, सेडिशन लग जाएगा, या वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुँ, और ना खबर का रिजल्टर आया, ना कभी कोई डिफेमेशन हुआ, ना कोई सेडिशन केस। हुँ, लेकिन खबर जो थी वो बहुत गंभीर थी। हुँ, तो ये खबर तो या तो सीबीआई अफसरों को थी, या तो जिस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के खिलाफ समक्ष ये 164 के तहत निवेदन दिया गया, उसको हुँ, पता था। तो हो सकता था, लेकिन मैंने लिखने का तरीका और हुँ, प्रस्तुत करने का तरीका उसका जो था वो उस तरह से था कि वहां हुँ, आप किसी आपको आप अगर जर्नलिस्ट हैं, आप खुद ही पत्रकारिता करते हैं, तो आपको, जैसे मैं बताऊं कि एक पक्षी अपने अंडे का सेवन करता है ना कितने जतन से, उस जतन हुँ, से अगर आप अपनी स्टोरी का सेवन करेंगे, उसको पकाएंगे पूरा, हुँ, जल्दबाजी में ना आए, किसी का इंस्ट्रूमेंट ना बने, किसी की बंदूक अपने कंधे पे ना रखने दे, ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हुँ, और पकने दे, स्टोरी को पकने दे, हर तरह से हुँ, उसको जांचे, खंगाले, है ना, कवर करें, हुँ, 360 डिग्री से हर एंगल को, और फिर आपको लगे कि हाँ अब ये स्टोरी लिख सकते हैं, तब आप लिखें, तो फिर तकलीफ नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं जो मैंने की है। कोई हुँ, मैं तो कहूंगा महादेव की कृपा है, और थोड़ी बहुत वो विवेक बुद्धि दी है कि मैं खबर हमेशा उस तरह से और उन पुख्ता सबूतों के साथ लिखता हूँ कि अगर हुँ, मुझे कोई अगर चैलेंज किया जाए लीगली, तो हुँ, मेरे पास सबूत हो। जी। तो ये बहकावा में आके कोई खबर नहीं करनी चाहिए, सनसनी हुँ, फैलाने के लिए कोई खबर नहीं करनी चाहिए। खबर तभी जी, लिखे या बोले जब आपके पास उसके बारे में कुछ हो। ये जी। अगर ये करते रहे तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती। जी, जब भी आपके पास कुछ ठोस हो तब उस खबर को उस तरह से चलाया जाए और ख़ासकर जो लास्ट 15 दिन हमारे लिए गुज़रे पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के काफ़ी किरकिरी हुई मीडिया जगत की भी क्योंकि इस तरीके की खबरें ब्रेक कर दी गई, जल्दबाज़ी के चक्कर में, ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में यानी इस्लामाबाद कि अभी हमारे हमारे मीडिया चैनल ने इस्लामाबाद में कब्जा कर लिया। जी, बिल्कुल। तो हमारे जैसे लोगों को भी बहुत सँभलने की ज़रूरत है अगर हमें इस नहीं क्षेत्र होता है, को क्या बचा होता है, देखिए मेरे कहते हैं गालियाँ जो है ना सबको, सभी के हिस्से में आती है। हमारी गलती ना जी। हो तब भी आ जाती है, इसलिए बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे ऊपर भी लोग क्रेडिबिलिटी विश्वास तो करने गई के लिए है ना तैयार हमारी और नहीं उनकी होते हैं। दोनों की। तो जी। क्या हुआ है कि रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी काफ़ी हम लोगों हुँ। की कम हो गई। जी, बिल्कुल। तो 26 साल से सर जी, हम लोग ये जो चैनल है वीएनएम टीवी पिछले 26 सालों से चला रहे हैं और हमारा बहुत एक पर्टिकुलर व्यूअरशिप है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में लोगों ने हमारे हर पोस्ट के नीचे सवाल पूछे हैं कि इसके सोर्स बताइए। ये सच है हम कैसे मान लें? ड्रोन अगर आए हैं तो हम कैसे सच माने कि ड्रोन आए हैं? तस्वीरों से भी लोग सच मानने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि आजकल तस्वीरें भी बहुत भ्रामक है। अ, द प अ, कई महीनों पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रही तो मुझे लग रहा है हम सबके लिए बहुत एक चैलेंजिंग दौर है और इस चैलेंजिंग दौर में हम अपने आप को कैसे सँभालें, हमारे क्षेत्र की गरिमा को कैसे सँभालें, ये हमारे लिए बहुत चुनौती भरा रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि पत्रकार वाक़ई में जो स्मार्ट है, सिद्धांतों के साथ चलते हैं, एक सही विचारधारा जहां सिर्फ सवाल नहीं है या सिर्फ वाहवाही नहीं है, एक बैलेंस बनाकर चलते रहें, सरकार को साथ दे और सरकार को सवाल भी पूछे तो शायद पत्रकारिता इतनी मुश्किल भी नहीं। सर एंड नोट पर कुछ कहना चाहें तो? नहीं, बस यही है कि हम लोग अपना काम करते रहें, और क्या। कोई हुँ, पसंद करे या ना करे, कोई वाहवाही हुँ, करे करे या ना करे, या अगर कोई नफ़रत भी करे तो करे। हुँ,
हम्म। सबसे विचलित ना होते हुए हम अपना काम करते रहे बस। बाकी तो फिर गुजरात हो में सकता पत्रकारिता पर कोई दबाव महसूस हो रहा है आने वाले कुछ सालों में? नहीं, ऐसा मुझे कुछ हो नहीं सकता लगता, है? मुझे ऐसा कुछ नहीं नहीं लगता। लगता। जी, अभी तो नहीं जी। लगता ऐसा। जी, बिल्कुल। मैं भी जब नेशनल कोई भी ऐसा सब कवरेज होता है, जब नेशनल के पत्रकारों से मिलती है, तो वो कहती हैं, "तो अच्छा, आप तो गुजरात से आते हैं, तो आप पर अच्छा है कि आप पर दबाव नहीं होता है।" तो मैं मानती वो हूँ कि आपके चरित्र पे है ना, मैं यही तो कहता हूँ। फिर से एक बात देखिए, हुँ। अगर आपने कोई 2 पैसे की फ़ेवर ले ली है, जी, बिल्कुल। तो फिर आप पर दबाव है। जी, बिल्कुल। अगर जी, नहीं तो ली है कोई फ़ेवर, हुँ, तो फिर हुँ। दबाव तो कोई दबाव नहीं है, तो उसी तरीके से आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा और इस तरीके की ईडी की रेड हो, चाहे इनकम टैक्स की रेड है, अगर कोई भी व्यक्ति सही है, तो वो सही साबित होगा। अगर हो सकता है या सरकार चाहती है कि वो हो। चलिए मयूर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच हमें वक़्त देने के लिए। थैंक यू सर। और बहुत-बहुत शुक्रिया सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि सभी बातों को हर एंगल से, हर पहलू से जानना, परखना ज़रूरी है और वो आप वीएनएम टीवी पर देख सकते हैं। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल है जिसे आप रोज़-रोज़ देखते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर नहीं किया है तो और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए क्योंकि अच्छी और सही बातें शेयर करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी फालतू बातें स्प्रेड हो रही है। ऐसे में अगर समाज को बचाना है, देश को बचाना है तो सही और अच्छी बातें जो सही लोगों ने की है, ये स्प्रेड करना ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को चौबीसों घंटे लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।